नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपाली। उत्तर प्रदेश में एक तरफ पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में बनी हुई है, तो दूसरी तरफ सूबे की सरकार उन्हें असीमित अधिकार देने की दिशा में काम कर रही है। महोबा के व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या मामले में आईपीएस अधिकारी मणिलाल पाटीदार की भूमिका को लेकर लोगों की हैरानी कम नहीं हुई थी कि सरकार ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया। इस फोर्स का गठन अहम जगहों की सुरक्षा करने के लिए किया गया है, लेकिन इसे दिए गए असीमित अधिकारों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले पुलिस को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जाने को लेकर यूपी के नोएडा और लखनऊ में कमिश्नरी व्यवस्था लागू की जा चुकी है, यानी कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन जिस राज्य में पुलिस की मौजूदा कार्यशैली पर लगातार गंभीर सवाल खड़े हो रहे हों, मानव अधिकारों की धज्जियां उड़ाई जा रही हों, वहां क्या ऐसे असीमित अधिकार दिया जाना सही है? आज के मुद्दे पर हम इसी मसले पर करेंगे चर्चा। तो देश में 15 राज्यों के 71 जिलों में पुलिस कमिश्नर की व्यवस्था लागू है। इस व्यवस्था पुलिस को कार्रवाई से पहले जिलाधिकारी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती और आमतौर पर सुरक्षा के लिहाज से अहम माने जाने वाले जिलों में पुलिस को ज्यादा शक्तियां देने के लिए ये व्यवस्था की जाती है। ठीक वैसे ही बिना वारंट गिरफ्तारी, बिना वारंट तलाशी जैसे अधिकार भी उन इलाकों के लिए पुलिस फोर्स को दिए जाते हैं जहां उग्रवाद, आतंकवाद हावी होता है। अब जब उत्तर प्रदेश में सरकार ऐसे ही तमाम अधिकारों वाली स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाने जा रही है, तो सवाल उठ रहे हैं कि सूबे में आखिर ऐसा क्या है कि पुलिस को इतने अधिकार दिए जा रहे हैं, वो भी तब जब पिछले 4 साल से लगातार पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए रिपोर्ट। आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखना एक चुनौती से कम नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी चुनौती है पुलिस और कानून व्यवस्था में लोगों का भरोसा बनाए रखना, जो मणिलाल पाटीदार जैसे अधिकारियों की वजह से हमेशा टूटता रहा है। अधीक्षक जी के पास गया उनके कार्यालय में और उन्हें मैंने अपनी आप बीती बताई। मैंने बताया, मानवर मेरा विस्फोटक का समस्त काम बंद है, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि बार बार मुझे सुरेश सोनी से व ऐसो कबरई से धमकियां दिलवाते हैं। तब उन्होंने मुझे जोर जोर से डांटते हुए, गाली देते हुए कहा कि सुनो, जाकर 1 हफ्ते के अंदर 6 लाख की व्यवस्था करके लाओ, वरना 1 हफ्ते बाद तुम अपने मुकदमों की गिनती गिन लेना, कितने फर्जी मुकदमे तुम्हारे ऊपर व तुम्हारे परिवार के ऊपर मैं लगाने जा रहा हूँ। इसलिए मानवर मुख्यमंत्री जी महोदय, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे इस केस की यथाशीघ्र जांच करवाकर पुलिस अधीक्षक महोबा को यहां से तत्काल हटाकर न्यायोचित कार्रवाई करें, क्योंकि मेरी किसी भी वक्त हत्या हो सकती है। सवाल यह है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले आईपीएस अधिकारी जब ऐसे संगीन आरोपों में घिरे हैं, तो पुलिस रिफॉर्म के नाम पर उन्हें असीमित अधिकार देने से क्या ये समाज के लिए घातक साबित नहीं होगा? पुलिस रिफॉर्म के नाम पर नोएडा और लखनऊ के बाद सूबे के कई जिलों में कमिश्नरी व्यवस्था लागू करने की बात की जा रही है, वो भी तब जब पहले इस तरह के प्रयोग सफल नहीं हो रहे हैं। कई साल पहले 11 जिलों में ये व्यवस्था लागू करने के बाद वापस हटा दी गई। कमिश्नरी व्यवस्था शहरों तक ही केंद्रित रहती है। तो सवाल ये उठते हैं कि क्या ग्रामीण इलाकों में कड़ी कानून व्यवस्था की जरूरत नहीं है? यूपी में पुलिस बल में लगभग 1,30,000 पद खाली हैं। क्या रिफॉर्म के नाम पर इन खाली पदों को नहीं भरा जाना चाहिए? सरकार रिफॉर्म के नाम पर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन करने जा रही है, जिसके पास बिना वारंट के तलाशी और गिरफ्तारी जैसे अधिकार होंगे। जहां भी पुलिस को असीमित अधिकार दिए जाते हैं, वहां सिविल राइट्स, ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन के मामलों में बढ़ोतरी देखी जाती है।
इसीलिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के गठन पर भी सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से एसएसएफ का गठन कर रही है और जिस तरीके की स्वीपिंग पावर्स की बात कर रही है, उससे ऐसा लगता है कि दोबारा से इमरजेंसी का माहौल बनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इमरजेंसी लागू करने की तैयारी चल रही है, जिससे कि कोई भी आदमी, कोई भी जायज विरोध हो सके। कोई जनता अपनी बात रखती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी बात रखती है, कोई पॉलिटिकल लीडर कोई अपनी बात रखता है, दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ने का मन बनाता है, तो उनको बिना किसी वारंट के कभी भी कहीं भी बिना मजिस्ट्रेट के गिरफ्तार किया जा सकता है। पीएसी की कुछ बटालियनों को लेकर के उनका नया नामकरण कर देना, ये योगी सरकार का पुराना शिगुफा है। जैसे नामांतरण करने से कुछ नहीं बदलना है योगी जी। अगर आपको बनानी थी, कोई एसएसएफ बनानी थी, तो नए पदों को सृजित करते, नए लोगों को रोजगार देते। पीएसी की कुछ बटालियनों के आपने नाम बदल दिए हैं, इसके अलावा क्या किया है बताइए जरा। अब ये पीएसी जो कल तक कानून व्यवस्था देखती थी, आज वो इमारतों की सुरक्षा देखेगी। अजीब किस्म का हाल है इस सरकार का, सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट और आंकड़ा मैनेजमेंट। सवाल उठने लाजमी भी हैं, वो भी तब जब देश की ज्यादातर आबादी को अचानक अपने अधिकारों की समुचित जानकारी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं महोबा के जिस व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या से पहले का वीडियो वायरल हुआ था, उनका एक ऑडियो भी वायरल है और इस ऑडियो में व्यापारी इंद्रकांत और पूर्व विधायक अरिमर्दन सिंह के बीच बातचीत हो रही है। 3 वीडियो और तीनों में पैसा दो और जान बचाओ की बात सामने आई है। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जरा सुनिए आप। हेलो हेलो, हाँ, अरे वीडियो बना दिया क्या रहूँ? हाँ, ये महीना एसपी साहब कितना रुपया दोगे? 5 लाख। हाँ, और थाना एसओ साहब का जितना जाते निकला जात तू? हाँ, ये क्या दोगे? हाँ, तो पहले कितना जात तो एसपी साहब के हैं? 6 जात तो पहले। हाँ, ये बारे कम हो गए। हाँ, ठीक ठीक। जी विधायक जी, ये कहाँ है आप? विधायक जी मैं तो लखनऊ हुआ हूँ, आपकी आदेश कर आप। मुझे मैंने पढ़ा तो वही अखबार में जो आया था मोबाइल में आपने दिया है। अब विधायक जी बड़ी समस्या है, बताइए 6 लाख का महीना मांगते हैं, कप्तान साहब कैसे दिया जाए उनको? जब मैंने 3 बार आपको टेलीफोन किया अभी बीच में पहले। जी भैया, आपने टेलीफोन उठाया नहीं, तब मैंने 3 बार टेलीफोन किया, आपसे मिलना चाहता था। जी जी जी, ठीक से नहीं जी, पहाड़ों में काम नुकसान यही कर रहा है सबसे ज्यादा। जी 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 जी, कोई आदमी मर जाए तो 15 लाख रुपए चाहिए जी, हर पहाड़ में 15,000 महीना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही कर रहे हैं वो, हर जगह उनको रुपए चाहिए। कुल मिला के भ्रष्टाचार की आती बचा रखी है उन्होंने। कल्याण के लड़के को फंसाना चाहे, जैसे कल्याण के लड़का अंग्रेजी बोलता है छोटा वाला। जी जी जी, और 27 तारीख को जबरदस्ती जब मकान में कब्जा करा रहा था जमीनों में हमारी। जी, और विपिन त्रिवेदी बहुत भला आदमी था। जी 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 विधायक जी, बहुत अच्छे आदमी थे वो। विपिन त्रिवेदी आ गया मौके पर। जी जी, वहीं था कि 15-20 लड़के सब लोग फिल्म की जितने थे। जी जी जी, उन्होंने कहा आप जानते हैं ये अधिकारी ठीक नहीं है जी, उनको भी बताइए कि हमारी जमीन हमारे सामने कभी कब्जा करे तो अच्छा जी। बिल्कुल बिल्कुल विधायक जी, अब हमारी जमीन हमने 84 में ली थी, उसके बाद आज तक हमारा कब्जा रहा। जी जी, जबरदस्ती कब्जा कराना चाहता हूँ। जी जी, कहा ये 15 लाख में मांग रहा है जी। हमने कहा 5 लाख रुपया। जी जी, केशव लहुआ को बताइए पूरी फैमिली सहित ने फंसा दिया रुपया न देने की वजह से। केशव लहुआ के नहीं रुपया नहीं हुआ ना, यहाँ से हुआ, पूरी फैमिली सहित फंसा रहा हुआ कप्तान साहब ने। इतना मारा उसको। जी जी, टूटा के मारा, 3 बार बुलाया उसको हीरा दी। अब ये लड़ाई लास्ट तक जाएगी, चाहे इसके लिए हमें जो करना पड़े, चाहे हमारा सर पे बैठना पड़े। नहीं, ऐसा है कि आप बाद में बैठेंगे, मैं बैठूंगा पहले। अच्छा, 5 लाख आपको चाहिए? 5 लाख नहीं आपको चाहिए? हाँ, 5 मान लिया, 15-20 लाख रुपए कहाँ गए व्यापार? आदमी अपना घर मकान बेचे और फिर इन्हें दे जाके, इन्हें दी और ये कल। तो ऐसा पहली बार यूपी पुलिस के इतिहास में पहली बार हुआ है जब ऐसी घटना सामने आई हुई है। और फिल्मों में आपने सुना होगा, लेकिन कल्पना नहीं की होगी कि यहाँ पर
पुलिस भी रंगदारी इस तरह मांगती है और उसके बाद यहां पर मार दिया जाता है। अब सवाल यह है कि क्या मृतक का मरने से पहले जो दिया गया बयान था वो कार्रवाई के लिए काफी नहीं है, जो जांच बिठानी पड़ी। पुलिस अधिकारियों पर संगीन आरोपों के मामले में सरकार सुस्त क्यों है? सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या पुलिस को असीमित अधिकार देने से सुधरेगी कानून व्यवस्था? और चलिए इसी पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, विजय शंकर पांडे जी जुड़ चुके हैं, पूर्व सचिव रह चुके हैं भारत सरकार के। बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सूर्य प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड डीजीपी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बासित मिश्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एडिटर इन चीफ, बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले विजय शंकर पांडे जी आपका रुख करती हूँ और सर मैं जानना ये चाहती हूँ कानून का शासन का मतलब क्या होता है? देखिए दीपाली जी, ये बड़ा सीधा सा आपका सवाल है कि कानून के राज का मतलब क्या है। देखिए संविधान में जो लिखा हुआ है और उसके आधार पर जो कानून बनते हैं उसका स्ट्रिक्टली, उसका एकदम कड़ाई से अनुपालन करना ही कानून का राज है और उसके अलग जाकर किसी को कार्रवाई करने की या कोई भी काम करने की छूट नहीं है इस देश में। लेकिन ये सब कागज़ है, इसके विपरीत क्या हो रहा है इसका एक उदाहरण आपने महोबा के ये पुलिस अधीक्षक के मामले में देख लिया। देखिए आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में ये कहा कि इस तरह की बात जो है पहली बार आई है और ये इस तरह की चीज़ें जो है खुलकर ये पहली बार आई है। मैं आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार की स्थिति जो आज उभर कर आई है ये रिकॉर्डेड, वो यहाँ बहुत वर्षों से है और इसी भ्रष्टाचार ने पूरे तंत्र को एकदम बर्बाद नेस्त नाबूद कर दिया है। अब आप इस एक उदाहरण के रूप में देख लीजिए, बाकी बिंदु पर मैं अलग चाहूँगा कि व्यापार करना या कोई फैक्ट्री चलाने की क्या स्थिति है वो इस बयान में दिख जाती है कि अगर आपने रिश्वत न दी तो आपकी चलती फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी और वसूली न करिए तो आपकी जान जारी पड़ सकती है। ऐसे माहौल में उद्योग लगाने कौन आएगा, उद्योग धंधे कैसे पनपेंगे, ईज ऑफ बिजनेस का क्या हुआ, ये सब सवाल एकदम सामने खड़े हैं मुंह खोलकर। देखिए पुलिस सुधार, ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। संविधान में और सीआरपीसी में और पुलिस रेगुलेशन से सब चीज़ दी हुई कि उसको क्या करना है, लेकिन उसका वायलेशन होता है और वायलेशन होता है सिर्फ रिश्वतखोरी के कारण। देखिए इस प्रदेश की समस्या ये नहीं कि नए कानून आपको चाहिए, नई फोर्स चाहिए या नई व्यवस्था चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप नई व्यवस्था कितनी भी बना दें, रिश्वतखोरी नहीं रोकेंगे, ये इस तरह की लूट नहीं रोकेंगे। और देखिए ये लूट आज रिकॉर्डेड आई है। मैं आपसे बता दूं इस प्रदेश में सालों साल से ये कल्चर बनी हुई है, थानों से वसूली होती है, पुलिस अधीक्षक वसूली करते हैं, ऊपर तक वसूली होती है, वरिष्ठ अधिकारी पुलिस विभाग से वसूली करते हैं। ऐसे मामले में, ऐसी स्थिति में आप पुलिस सुधार की क्या बात करते हो? और जनता की जिंदगी कैसे सुरक्षित रहेगी जब पैसे के बिना लोगों को मारा जा रहा है, उनकी जान तक चली जा रही है? तो मेरा कहना है कि पुलिस सुधार की बात अलग रखिए, पहले भ्रष्टाचार रोकिए। और देखिए मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर शासन चाहता है कि ये दूर हो तो वो जानकारी कर ले अपने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से कि कौन कौन अधिकारी भ्रष्ट है, कौन कौन वसूली कर रहा है। 1 घंटे में आपको ये जानकारी पूरे प्रदेश से मुख्यमंत्री को मिल जाएगी। ये सिर्फ कहने की बात है, मुझे जानकारी नहीं। हर व्यक्ति को पता होता है कि कौन पुलिस अधीक्षक, कौन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कौन कमिश्नर, कौन डीआईजी, कौन डीजीपी, कौन एडीजीपी, कौन प्रमुख सचिव रिश्वतखोर है, सबको पता है। लेकिन कार्रवाई के नाम पे शून्य। उसके बाद आप कहते रहिए जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन, जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये सब बेमानी बातें हैं, सिर्फ स्लोगन है। ठीक है। बाकी मेहमानों का भी मैं रुख करूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना है। सभी मेहमान बने हुए हैं, एक ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक पर जाने से पहले यहाँ पर विजय शंकर पांडे जी जिस तरीके से बात कर रहे थे कि सबसे पहले भ्रष्टाचार को खत्म करने की जरूरत है, 1 घंटा चाहिए, सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति भी चाहिए जो दिखाई नहीं देती, और जिसकी वजह से अब ये महोबा जैसा मामला भी सामने आ गया है जो शर्मसार कर रहा है पूरी पुलिस को ही। वासिन जी, यहाँ पर जो बात की जा रही है कि एक असीमित अधिकार देने की, क्या भारत में ये हमारी सोसाइटी इतनी डेवलप हो चुकी है कि पुलिस को यहाँ पर असीमित अधिकार देना चाहिए? दीपाली, सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि जो हमारे सम्मानित पैनलिस्ट हैं इनके बारे में हम अपने दर्शकों को बता दें एक बार फिर कि हम लोगों को बड़ा गर्व होता है जब इनके जैसे लोग हमारे चैनल में पैनल में आते हैं, और चाहे वो विक्रम सिंह जी हों, एसपी सिंह जी हों या विजय शंकर पांडे जी हों, बहुत कम अधिकारी ऐसे हैं जो नौकरी में रहते हुए भी वही काम करते हैं जो रिटायर होने के बाद करते हैं, और उनकी कार्यशैली में, उनकी भाषा में कोई बदलाव नहीं होता है। नहीं तो सामान्य तौर पर ये देखा गया है कि जब लोग रिटायर हो जाते हैं तब तो समाज सुधार की बात करते हैं, लेकिन जब नौकरी में रहते हैं तो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड रहते हैं और सरकार के खिलाफ या तो बोलने से डरते हैं, नहीं तो सरकार के इशारे पर अपना काम करते रहते हैं। विक्रम सिंह जी जब उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे तो उस समय पुलिस भर्ती घोटाले की जांच हुई थी, और हम कह सकते हैं कि जिस प्रभावी तरीके से और जिस निष्पक्षता से विक्रम सिंह जी के चेयरमैनशिप में वो जांच पूरी हुई थी वो काबिले तारीफ है। कोई अलग बात है कि अदालत से बाद में लोग छूट गए और सरकार बदल गई, उसमें बहुत सारी चीज़ें बदल गई। तो इस तरह से एसपी सिंह जब नौकरी में थे तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो उन्होंने काम किया, या विजय शंकर जी ने जिस तरह से काम किया उत्तर प्रदेश में और भारत सरकार में, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। हम लोग आज जो चर्चा कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि हमारे जो मेहमान हैं वो अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा वक्त में जाहिर करें, इसलिए हम बहुत संक्षेप में कहना चाहते हैं कि जो भी बदलाव हो रहा है महज कानून बना देने से, महज एक के बाद एक नया नाम रख देने से न तो समाज की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है, न भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। और जिस तरह की बात पांडे जी बोल रहे थे, हम सबको पता है कि अभी 6-7 महीना पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में क्या हो रहा था। उत्तर प्रदेश पुलिस के आईपीएस अधिकारी एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, खुलेआम चिट्ठियां लिख रहे थे, खुलेआम ऑडियो वीडियो क्लिप्स जारी हो रहे थे। एक नोएडा के एसएसपी थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखित शिकायत की थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तैनात कुछ आईपीएस अधिकारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तैनाती के लिए घूस तय करते हैं, पैसा लेते हैं, और बदले में उन अधिकारियों ने भी नोएडा के उस समय के एसएसपी वैभव कृष्ण के खिलाफ कुछ अश्लील ऑडियो क्लिप जारी कर दिया था। मामला जांच हुआ, जांच में कुछ लोग तो दंडित हुए, लेकिन ज़्यादातर लोग जिनका नाम आया था कि घूस लेके वो तैनाती कराते हैं, पोस्टिंग कराते हैं, अभी उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और वे लोग अभी भी महत्वपूर्ण पदों पर तैनात हैं। तो हम विक्रम सिंह जी से चाहते हैं और एसपी सिंह जी से कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये लोग लंबे समय तक सरकार में रहे हैं, शासन में रहे हैं, ये लोग बताएं कि आखिर दिक्कत कहाँ से आती है जब एक आईपीएस अधिकारी दूसरे आईपीएस अधिकारी के खिलाफ सरेआम आरोप लगा रहा है कि वो घूस लेके तैनाती कराता है, और फिर भी उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। जब एक आईपीएस अधिकारी दूसरे आईपीएस अधिकारी के हनी ट्रैप और अश्लील सीडी जारी करता है और फिर भी उस अधिकारी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आखिर क्या उम्मीद की जाए कि आप दूसरे वर्ग के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे अगर वो भ्रष्टाचार में पकड़ा जाएगा। तो मैं एक छोटी सी घटना याद दिलाऊंगा, एसपी सिंह जी को याद होगा संभवतः, जब ये फैजाबाद के कमिश्नर थे तो इन्होंने एक जांच कर ली, और वो जांच था उस समय एक महिला डायरेक्टर थी और उनको उस समय के मुख्य सचिव का बड़ा संरक्षण हासिल था, और एसपी सिंह जी ने एज कमिश्नर फैजाबाद जांच किया और सब लोगों ने इनको मना किया कि आप क्यों जांच कर रहे हैं, ये तो आपके कार्यक्षेत्र की चीज ही नहीं है, ये तो स्वास्थ्य विभाग का मामला है, आप फैजाबाद के डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए, फैजाबाद
कमिश्नरी के बारे में काम करिए। लेकिन एसपी सिंह जी ने कहा नहीं, कमिश्नरी के अंडर में आता है और ये सरकारी पैसा है, इसलिए हम इसका जांच करेंगे, और वो नहीं माने। दूसरा इनका काम था कि जब ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे तो इन्होंने ओवरलोडिंग बंद करा दी थी, और उसमें एक से एक बड़े माफिया हमीरपुर, बादा और झांसी के परेशान थे, और उस समय की सरकार भी परेशान थी। हमारा ये कहना है कि चाहे विक्रम सिंह जी हों, एसपी सिंह जी हों या विजय शंकर पांडे जी हों, अगर अधिकारी तय कर ले कि वो इस काम को करेगा और किसी के दबाव में नहीं आएगा, जो रूल ऑफ लॉ है उसको इन्फोर्स करेगा, तो ना तो कोई पॉलिटिशियन उसको रोक सकता है, और न कोई मीडिया रोक सकती है, और न कोई शासन का दूसरा तंत्र रोक सकता है। ये डिपेंड करता है कि अधिकारी कितने असर्टिव हैं, कितना ईमानदारी से, कितना पारदर्शी तरीके से रूल ऑफ लॉ और को लागू करना चाहते हैं, और जो सचमुच नीडी है, जो प्रताड़ित है, जो पीड़ित है, उसको न्याय दिलाना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि विक्रम सिंह जी इस पर अपनी राय रखें। जी नमस्कार। आपकी विस्तारपूर्ण और टिप्पणी और प्रारंभिक संबोधन के बाद शायद ही किसी के लिए कुछ बचा हो। मैं एक दो तीन सवाल करना चाहूंगा। क्या किसी ने एसपी सिंह साहब, विजय शंकर पांडे, ये मेरे ऊपर कभी कहा कि आप दुराचारी हैं या आप भ्रष्टाचारी हैं? मुझे आज तक किसी ने रिश्वत वगैरह की पेशकश नहीं की। कदाचित यही स्थिति विजय शंकर पांडे और एसपी सिंह साहब के लिए भी है। भ्रष्टाचार तब होता है जब ऊपर से हम मौन स्वीकृति दे देते हैं। 1 घंटा तो बहुत दूर है, एक दफा ये मालूम पड़ जाए कि अगला भूखे शेर की तरफ बैठा है, भ्रष्टाचार होगा तो खा जाएगा। मुझे अगर आप गोली मार देते तो मैं उतनी पीड़ा नहीं होती जितना आज महोबा के जो दृष्टांत के ऊपर मैंने देखा है। आईपीएस अफसर के बारे में कहा जाता था कि ये 25 तारीख के बाद अगर टीए बिल नहीं आता है तो इनके घर में चाय बिना चीनी की बनती है, और शायद अगर सब्जी है तो दाल नहीं, दाल है तो सब्जी नहीं। खैर उसकी बातें अब हम न करें, लेकिन ये नंगा नाच जो भ्रष्टाचार का है, जो वैभव कृष्ण आपने नाम लिया, ये लिया, मैं स्पष्ट कहता हूं और हमारे विद्वान पैनल से सहमत होंगे, अनुच्छेद 311 संविधान का इसीलिए बना कि डिसमिसल पहले और जेल बाद में। नौकरी करने का इनको कोई अधिकार नहीं है इस देश की गरीब जनता का खून पीने के लिए। पानी पिए छान के, खून पिए अनछान। भ्रष्टाचार पर नकेल तो होनी ही चाहिए। पुलिस सुधार के बारे में, और ये सर्वत्र मैं देख रहा हूं। आज एक और समाचार पत्र में बड़ी दुखद समाचार है कि एक चीफ सेक्रेटरी और उनके दामाद के ऊपर दिल्ली एसआईटी ने एक भ्रष्टाचार का मुकदमा कर दिया। पता नहीं मरने से पहले और कौन कौन से दुर्दिन देखने पड़ेंगे हम लोगों को। वो गौरव भी उत्तर प्रदेश कैडर को ही हासिल है। बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। और एसपी सिंह जी और विजय शंकर पांडे जी भी अच्छी तरह जानते हैं। और विक्रम सर, एक और बात आपको दे दें, सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, हम चाहेंगे आप और विस्तार से थोड़ा बोलिएगा। एक मामला आया था मेरे बारे में जब मैं उस जमाने में टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकरी करता था। जी जी जी। ये नितांत पर्सनल चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम खाली एक उदाहरण के तौर पर शेयर करना चाह रहे हैं। एसपी सिंह जी ने मुझे बुलाया, उस समय ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, और इन्होंने कहा कि वासिंद्र, तुम इस तरह से घूम रहे हो, ठीक नहीं है। वो क्रिमिनल आदमी है, वो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो हमने कहा तो हम क्या करें, या तो हम नौकरी छोड़ दें, ये प्रोफेशन छोड़ दें, आने तो हम गनर लेके कैसे हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो एसपी सिंह जी ने कहा ठीक है, चलो भगवान तुम्हारे साथ है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मुझे फक्र है कि आप जैसे लोग मेरे जानने वाले हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, और वही सबसे बड़ी ताकत रहती है कि इतने साल प्रोफेशनल कैरियर में बिना किसी दबाव और बिना किसी डर के हमने अपने काम को पूरे निष्ठा के साथ निभाया है। और इसलिए आज भी फक्र है कि आप लोग, जब भी हम लोग आपको रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग हमारे चैनल में आते हैं। तो इसलिए हमने कोशिश की थी कि आप तीनों रहेंगे, तो आज ये बहुत बर्निंग इशू था। आप लोग अगर रहेंगे तो इस विषय के साथ न्याय हो पाएगा, और आप लोग खुल के बोलेंगे तो दर्शकों को भी लाभ मिलेगा, और बहुत सारे नए पत्रकारों को भी सीखने को मिलेगा, और अधिकारियों को। बिल्कुल, इस पर आगे चर्चा करेंगे। एसपी सिंह जी, आपके पास लौटूंगी मैं, और वासन जी ने जो पूछा है उसका जवाब लेंगे आपसे। यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एसपी सिंह जी का रुख करती हूँ। एसपी सिंह जी, जिस तरीके से ब्रेक पर जाने से पहले वासन जी तो आपसे पूछ ही रहे थे सवाल, विक्रम जी ने भी जो बोला कि यहाँ पर अगर एक अधिकारी चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है, सबसे पहले डिसमिस कर सकता है, लेकिन अगर हम महोबा केस को देखें, यहाँ पर सिर्फ मुकदमा दर्ज करना, कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पर अगर शांति भंग कर देते हैं तो जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर सरेआम सबूत सामने हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। विजय शंकर पांडे जी, यही सवाल आपसे भी है कि यहाँ पर सब कुछ सामने है, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है एसपी महोबा पे सिवाय मुकदमा लिखने के। देखिए दीपाली जी, जैसा अभी विक्रम सिंह जी ने और वासीन जी ने कहा, देखिए ये नियत की बहुत बड़ी कमी है। वो मैं विक्रम सिंह जी के जो पूर्व डीजीपी, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि ये सब चीज़ें तुरंत इनका निष्कर्ष इनका निकाल सकता है, निस्तारण किया जा सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि मुकदमा दर्ज करके और आपने उसको हटाकर सस्पेंड करके आपने इतने बड़े अपराध को एक तरह से लगता है जैसे आपने उस पर राख डाल दी हो। सरकार को चाहिए कि वो ऐसे अधिकारी को जिसके बारे में इतने साक्ष्य मिल चुके हैं, जो एक्सटॉर्शन करता हो, ये जो तथ्य आ रहे हैं सामने, उससे ये लगता है कि ये एक्सटॉर्शन कर रहा था। और इसमें सबसे एक बिंदु मैं कहना चाहूंगा कि जब ये व्यक्ति एक्सटॉर्शन कर रहा था, उसके डीआईजी साहब क्या कर रहे थे? वो पर्यवेक्षण अधिकारी है, वहां के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो कानपुर क्षेत्र के हैं, वो क्या कान में तेल डाल के बैठे थे? उनको नहीं दिख रहा था? क्या वहां के जिलाधिकारी और उसके की जो गलती, उसके नाम भी आ रहा है, कमिश्नर साहब क्या कर रहे थे? वहां के उसके हमारे प्रमुख सचिव नियुक्ति क्या कर रहे थे? प्रमुख सचिव गृह क्या कर रहे थे? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गृह क्या कर रहे थे? डीजीपी क्या कर रहे थे? क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं कि आपके नीचे लोग कैसे व्यवहार कर रहे हैं, आप उसको देखें? सिर्फ जब ये एक आदमी की जान चली जाए और उसके वीडियो क्लिप्स या ऑडियो क्लिप्स आ जाए, तब आप ये करते हैं मुकदमा दर्ज कराओ। वो भी लगता बड़ा एहसान कर दिया। जिस दिन इस महोबा के एसपी पर मुकदमा दर्ज हुआ, हटाया गया, उस दिन प्रदेश सरकार यह प्रेजेंट कर रही थी, यह प्रदर्शित कर रही थी कि उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई जिहाद बोल दिया हो। देखिए, ये बड़ी दुख की बात है कि आज हम ऐसे काल में रह रहे हैं जहां पर इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले आने पर भी उठा के जेल में बंद नहीं किया गया उसे। बिल्कुल सही बात है, इसका जवाब ले लेते हैं। जरा एसपी सिंह के पास बहुत देर से नहीं गई हूं सर, मैं लौटती हूं आपके पास। एसपी सिंह जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि यहाँ पर बात यही हो रही है कि यहाँ पर लगता है इच्छा शक्ति नहीं है, या फिर भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस की बात तो छोड़िए, यहाँ तो बढ़ावा दिया जा रहा है इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरे वरिष्ठ विजय शंकर पांडे और विक्रम सिंह सर बैठे हुए हैं, इनको प्रणाम करता हूं। वाशिंद्र, आपको भी प्रणाम करता हूं, सहयोग रहे हैं। वाशिंद्र ने जो कुछ जिक्र किया था उसका थोड़ा सा एक झलकी मैं दे देता हूं कि वाशिंद्र भी जो हमारी लड़ाई थी उत्तर प्रदेश में, उसके बराबर के साथी रहे हैं। इसलिए वाशिंद्र भी बहुत बधाई के पात्र हैं। ये ना हो कि हम लोग एक दूसरे की आपस में प्रशंसा करते रह जाए और मुद्दा हमारा कहीं खो जाए, इसलिए मुद्दे पर आता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश को समझना पड़ेगा आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और मेरे मत एक अपना निजी होता है और मत थोड़ा सा मेरा भिन्न होता है, समझना पड़ेगा उसको। उत्तर प्रदेश में योगी जी का स्पष्ट कहना है कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन है। योगी जी के संज्ञान में आ रहा है, तत्काल कार्रवाई कर दे रहे हैं। लेकिन जो डर और भय जाना चाहिए, देखिए मायावती जब किसी को सस्पेंड करती थी तो शिवरिंग हो जाती थी पूरे ब्यूरोक्रेसी में। एक जिला अधिकारी अगर सस्पेंड हो जाए तो पूरा तहलका मच जाता था, ये स्थिति थी। उस वक्त तो विक्रम सिंह साहब भी पुलिस देख रहे थे और विजय शंकर पांडे साहब भी प्रशासन में थे मायावती जी के साथ, वो पोजीशन थी उस वक्त। आज क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? उसका कारण है, इस प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, एक सुपर सीएम है जिनको मैं कहता हूं, माफ करना कुछ सीमा रेखा लांग रहा हूं मैं, और 2 मिनी मुख्यमंत्री हैं। और यहां आईपीएस का दोष इसमें कहीं नहीं है। मैं अपने घर को देखता हूं, एक आईएएस अधिकारी आईपीएस का टेरर देखता है, दूसरा आईएएस अधिकारी जो प्रभावशाली को मिनी चीफ मिनिस्टर है वो आईएएस का देखता है। और कोई भी जिले में डीएमएसपी की तैनाती अगर पैसे लेके होगी तो पैसा ही उगाएगा वो। अब ये जानते हो कि मुख्यमंत्री टॉलरेंस नहीं करेगा भ्रष्टाचार के प्रति,
मुख्यमंत्री बहुत सख्त है, कार्रवाई कर देते हैं, उसके बाद भी भ्रष्टाचार हो रहा है। इतनी हिम्मत हो रही है डीएम एसपी की कि वो बेईमानी कर रहे हैं और खुल के पैसा मांग रहे हैं। जो महोबा का प्रकरण है उसमें एसएसपी अकेले नहीं है, उसमें जो वीडियो आया उसमें जिलाधिकारी पे आक्षेप लगाए, उतना ही पैसा जिलाधिकारी भी मांग रहे हैं। तो खाली पुलिस की बात करें, आईपीएस की बात करें, वो बेईमानी हो जाएगी हम लोगों की। ईमानदारी ये है कि कोई नहीं मान रहा है। अब आपको 2-3 दृष्टांत देता हूं मैं, अगर आपके पास 15-20 सेकंड का समय हो तो। हाँ, बोलिए बोलिए। उत्तर प्रदेश में एक फोर्स है, इसका नाम है एसटीएफ, और उसका नामकरण मैं चेंज कर रहा हूं। उसका नाम है स्पेशल थेफ्ट प्रोटेक्शन फोर्स। जहां भी चोरी बेईमानी हो एसटीएफ को जांच दे दीजिए, वो बचा ले जाएगी आराम से आरोपियों को। दृष्टांत देता हूं, 69,000 टीचर्स की भर्ती घोटाला मैंने खोला था। चंद्रमा प्रसाद यादव और जो पटेल, डॉक्टर पटेल हैं, उनका नाम भी इंगित किया था मैंने अपने ट्विटर पे। और उसके बाद वहां के एसएसपी ने उस पर बहुत कड़ी कार्रवाई की, पूरा खोल दिया उन्होंने केस को। पेपर कैसे खुला, किस कॉलेज में खुला, पूरा खोल दिया। उसको मुख्यमंत्री ने ट्रांसफर कर दिया, बिना उनकी मर्जी का ट्रांसफर नहीं हुआ, मुख्यमंत्री के दस्तखत के ट्रांसफर कर दिया उसको। केस दे दिया एसटीएफ को। एसटीएफ आज तक उसका मुख्य आरोपी चंद्रमा प्रसाद यादव को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, और यही घूम रहा है लखनऊ में बीजेपी के मुख्यालय में, वरिष्ठ पदाधिकारी के पास बैठता है वो। और चंद्रमा प्रसाद यादव एक बार रेलवे भर्ती का जो घोटाला हुआ था, पेपर लीक हुआ था, उसमें भी गिरफ्तार हो चुका है, वो भी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। तो क्या कारण है एसटीएफ इसमें गिरफ्तारी नहीं कर रही है? क्योंकि उसको संगठन का संरक्षण है जो अपराधी है। मुख्यमंत्री को जानकारी है अथवा नहीं है, मैं नहीं मान सकता कि जानकारी नहीं है, जानकारी होगी जरूर। दूसरा प्रकरण, 35 करोड़ का एनसीईआरटी का जो किताबों को छपने का घोटाला मेरठ में हुआ था, जो एनसीआर क्षेत्र में आता है, आप सबकी जानकारी में होगा। उसका मुख्य आरोपी मेरठ का जो भाजपा का नगर अध्यक्ष है, आज तक नहीं पकड़ा गया। एसटीएफ जांच कर रही है। वो रोजाना वहां के जो संघ कार्यालय है मेरठ में, वहां बैठता है वरिष्ठ पदाधिकारी के यहाँ। पकड़ लीजिए योगी जी, आप में हिम्मत है तो। एक प्रकरण बता रहा हूं, समय कम है इसलिए कम बता रहा हूं, प्रकरण मेरे पास 10-12 हैं जी। 1 करोड़ रुपए वीसी कानपुर पोस्ट करने के लिए एक पीयूष अग्रवाल दलाल ने मांगे थे। एसटीएफ को प्रकरण गया। जो आईपी पांडे हैं, जो अधिकारी जिनकी तैनाती होनी थी, उनके लिए डीओपीटी बार-बार लिख रहा है दिल्ली से, कार्रवाई करिए। योगी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। और पीयूष अग्रवाल यूपी में, लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय में एक वरिष्ठ पदाधिकारी के बैठता है, रेगुलर बैठता है, गिरफ्तार नहीं कर रही है एसटीएफ। मैं कैसे मानूं कि योगी जी की जानकारी भी नहीं, भ्रष्टाचार हो रहा है? जो विजय शंकर पांडे साहब ने एक बात कही थी, मुख्यमंत्री के पास 1000 स्रोत हैं, वो तो फील्ड में भी घूमते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनको पता नहीं चल रहा है कि जिलाधिकारी या एसएसपी बेईमान है? क्या डीजीपी को पता नहीं चल रहा है? क्या वहां तैनात आईजी को पता नहीं चल रहा है? वहां तैनात कमिश्नर को पता नहीं चल रहा है कि डीएम बेईमान है? वो डीएम और एसपी अगर सीधे मिनी चीफ मिनिस्टर के संपर्क में है, बीच के अधिकारियों की हिम्मत ही नहीं है कोई को कार्रवाई करे। एसटीएफ का एक प्रकरण थोड़ी है, बहुत सारे प्रकरण जो बताना चाहूंगा मैं। आप देखिए, पूर्व सरकारों के भ्रष्टाचार के मुद्दे इस सरकार पे आई थी, उस पे चाहे गोमती बंधे का प्रकरण है, चाहे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के भ्रष्टाचार का प्रकरण है, एक में भी कार्रवाई हुई क्या? एक में जांच भी आरंभ नहीं हुई है। लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती के प्रकरण में सीबीआई जांच चल रही है, पकड़ा गया, कोई गिरफ्तार हुआ क्या? पूर्व अध्यक्ष था, उसकी गिरफ्तारी हुई क्या? नहीं हुई गिरफ्तारी, पकड़ा ही नहीं जाएगा। सेलेक्टिव एक्शन अगर आप करेंगे, हमारे जो लोग करें भ्रष्टाचार वो माफ, कोई दूसरा करे तो उसका दोष। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और मुझे लगता है कि चुनाव आते आते जिस सरकार से इतनी अपेक्षा थी कि बहुत ईमानदार अच्छी सरकार चलेगी, कहीं पूर्व सरकारों के भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड ना तोड़ दे सरकार। तो मैं कैसे मानूं कि योगी जी ईमानदार हैं? मैं कैसे मानूं कि योगी जी जो है वो ईमानदार प्रशासन चला रहे हैं? खूब मेहनत कर रहे होंगे, खूब जिलों में जा रहे हैं, टीम 11 है। क्या कर रही है टीम 11? अगर कोरोना किट घोटाला हो रहा है, 65 जिलों में हो रहा है,
खरीदारी जो 1200 रुपए का थर्मामीटर है वो 5000-5500 खरीदा जा रहा है। तो आईएएस अधिकारी दोषी नहीं है तो कौन है? आईपीएस अधिकारी दोषी है इसमें। अब डीपीआरओ को सस्पेंड कर देंगे, डीएम को सस्पेंड नहीं करेंगे। ये सरकार, मैं कहता हूं योगी जी आंख मूंदे हुए हैं। मैं नहीं मानता कोई भी मुख्यमंत्री, देखिए मायावती जी से ज्यादा घिरा हुआ कोई व्यक्ति थोड़ी था ब्यूरोक्रेट से, उनकी नौकरी में पहुंच जाता था। या तो ये वास्तव में जो कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री जी को घिरा हुआ है, वो ब्यूरोक्रेट्स प्लस भाजपा का संगठन मिलकर कॉकस चला रहा है जो मुख्यमंत्री को फेल करा देगा, या मुख्यमंत्री की जानकारी में है, मुख्यमंत्री को जानकारी में आता है कि पता चलता है पब्लिक डोमेन में आ गया तो कार्रवाई कर देते हैं, पब्लिक डोमेन में नहीं आया तो कार्रवाई नहीं करते। ये हो रहा है। और इसीलिए मैं फिर कहता हूं, चुनाव आते आते ये सिद्ध ना हो जाए, मेरे पास कम से कम भी 55-56 केस हैं जो भ्रष्टाचार के हैं। 62 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, मेरे खिलाफ भी 2 हुई है, क्योंकि मैंने प्रश्न पूछा सरकार से। ये सरकार एफआईआर सरकार बनकर रह गई है। पुलिस को अधिकार दे, कोई बुरी बात नहीं है, नियंत्रण भी तो रखें। ये स्थिति बनी हुई है। मैं पुलिस के बारे में ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि विक्रम सिंह सर बैठे हुए हैं, इनसे ज्यादा कोई जानता नहीं पुलिस के बारे में जी। प्रोफेशनली भी नहीं जानता, उत्तर प्रदेश के बारे में इनसे ज्यादा पुलिस में बेहतर कोई बता नहीं सकता, और ब्यूरोक्रेसी में विजय शंकर पांडे साहब से कोई बेहतर नहीं बता सकता। बिल्कुल। इसलिए मैं बहुत अदब के साथ, सम्मान के साथ अपनी बात रख रहा हूं। हो सकता है मैं गलत भी हूं और मैं फैक्ट्स को वेरीफाई भी किया जा सकता है। जी विक्रम सिंह जी, अब यही बात आप पर फिर ये आप अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन सवाल तो हर घूम फिर कर हर जगह पुलिस की कार्यशैली पर ही उठ रहा है। अब जब यहाँ ये जो चर्चा हो रही है इसमें तो कौन कहाँ से जुड़ा है ये पूरा कह सकते हैं नेक्सस चल रहा है, लेकिन अभी घिरी तो पूरी तरीके से पुलिस है। बिल्कुल सही कहा आपने, और आदरणीय एसपी सिंह साहब की वेदना और पीड़ा हम सब ने उसका आभास और उसकी अनुभूति हुई है। और ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी इस तरीके की हताशा, और ये वो एसपी सिंह साहब अकेले नहीं हैं, हम सब उसी तरीके से कि बड़ी अपेक्षाएं, बड़ी उम्मीदें हैं इस प्रदेश से, ये हमारा प्रदेश है। वासीम जी से भी मैं ये चाहूंगा कि पुलिस का काम है कि कानून और विधि सम्मत कार्रवाई करे, लेकिन जो आरोप और जो एक तरीके से प्रथम दृष्टया सही चीजें दिखाई पड़ रही हैं उसका कोई तर्क दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपने वैभव कृष्ण के प्रकरण के ऊपर प्रकाश डाला, कार्रवाई करना होना। महोबा में एसपी के ऊपर डिसमिसल और जेल भेजने में क्या कमी थी, इलाहाबाद के एसएसपी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और ये सही है। लेकिन अगर जो नई फोर्स आपने बताई है, चलिए जैसे कहते ट्रेन में सफर कर रहे हैं, 2 फोर्सेज हैं जो हमारी आपको ट्रेन में सुरक्षा करती हैं, आरपीएफ, वॉच एंड वार्ड और जीआरपी। अगर कोई अपराध होता है तो उसमें सर्च, सीजर, अरेस्ट और चार्जशीटिंग वो करती है। अगर एक बार मांडी में इस समस्या सुरक्षा के परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रही है, पूजा स्थल, वीआईपी विजिट्स, इसके अलावा कोर्ट्स, इनकी व्यवस्था के बारे में और जागरूक होना है, तो एक बेहतर ये होता कि कम से कम उसकी नई फोर्स के सदन में नई टेक्नोलॉजी, नई उपकरण, नया सब कल्चर, उप संस्कृति, और उसके बाद उनके मानक निर्धारित कर दिए जाते। सीधे अधिकार दिए जाने में दुरुपयोग की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। इसके पहले कि उसके चेक्स एंड बैलेंसेस क्या, अगर मनमाने तरीके से गिरफ्तारी तलाशी हुई तो क्या दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान परिदृश्य में अगर आप देखें, जो वरिष्ठ स्तर के ऊपर जो अपकृत्य हुए हैं भ्रष्टाचार के, उसमें जो मुझे दिखाई पड़ रहा है इन स्केल ऑफ 1 to 10, जहां 10 out of 10 कार्रवाई होनी चाहिए थी, मुश्किल से 2/10 कार्रवाई हुई है, जिसका कि बहुत ही गलत संदेश जो कहा जा रहा है, जिस तरीके से कहा गया कि जब पब्लिक डोमेन में कोई चीज आती है तभी उस पर क्यों कार्रवाई होती है। अभी भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब महोबा में टीम पहुंच गई है, थाने में भ्रष्टाचार अधिनियम से संबंधित जानकारी को लेकर पूछताछ की जा रही है, 6 सदस्यीय टीम पहुंच गई है महोबा, लेकिन वो यहाँ पर 1 महीने से लगातार कहता आ रहा था कि यहाँ पर पैसे के लिए रंगदारी मांगी जा रही है, जान का खतरा है, वीडियो ऑडियो सब कुछ आ गया, तब कोई कार्रवाई नहीं। अब जान चली गई या मामला सामने आ गया तो फिर अब इस पर कार्रवाई की जा रही है। आप सही कह रही हैं, और इस जो मृतक है उसके बयान को मैं उम्मीद करता हूं कि डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में लें, और जब एफआईआर कायम करें तो डाइंग डिक्लेरेशन वाली मान्यता इस बयान को जरूर देंगे, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन देंगे तो इन सबको ये मान के चलिए कम से कम आजीवन कारावास की सजा तो होनी ही चाहिए। लेकिन जो पिछला घटनाक्रम है, मुझे बड़ा संदेह हो रहा है कि विवेचना भली भांति होगी, पटरी पे रहेगी कि डिरेल हो जाएगी। एसपी सिंह साहब ने जो
बात प्रकाश में, मैं एसटीएफ का 4 साल आईजी रहा हूँ, तब एसटीएफ की छवि ये थी कि एसटीएफ को दे दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन बड़ी पीड़ा के साथ मैं कह रहा हूँ कि एसपी सिंह साहब ने जो आरोप लगाए हैं उसको मैं उसको नकार नहीं सकता हूँ। उसमें बहुत तार्किक शक्ति है और उसमें बहुत मेरिट है जो एसपी सिंह साहब ने फरमाया है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कम से कम अपनी विश्वसनीयता ऐसी रखें कि अगर किसी को एसटीएफ को दिया, सीबीसीआईडी को दिया, एंटी करप्शन को दिया, लेकिन अब अगर 2 दिन 3 दिन बाद अगर दल पहुंच रहा है, ये मैंने पहले तो इनको जेल भेजते कप्तान साहब को। सही कहा है कि मुख्य सचिव से लेकर के गृह सचिव तक, गृह सचिव से लेकर के उनके डीआईजी, आईजी, डीजी, इन सब की जिम्मेदारी। एक फौज में कहावत है, देयर आर नो बैड सोल्जर्स, देयर आर ओनली बैड जनरल्स। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी पहले है, बाद में जो अधिकृत कर्मचारी, क्योंकि हमारी नाक के नीचे इस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं अपने पाप को और अपनी कर्तव्य के प्रति उदासीनता से कैसे अपना पन्ना झाड़ सकता हूँ। जी सही बात है। यहाँ पर विजय शंकर पांडे जी, ये पूरी बात से तो ये समझ में आ रहा है भ्रष्टाचार तो जो आप हमेशा से जिस पर सवाल उठाते आए हैं वो हर जगह घुसा हुआ है, हर कोने कोने पर है। दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि जिस तरीके से लगातार प्रकरण आ रहे हैं, ऐसे में तो फिर बदमाश अगर यहाँ पर चोरी डकैती कुछ भी हो रही है तो वो कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, किसी को किसी का डर ही नहीं है, डर खत्म हो जाएगा एक वक्त तक। देखिए दीपाली जी, जो हमारे विक्रम सिंह साहब और एसपी सिंह ने कहा, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। देखिए दिक्कत ये है कि जितने भी मामले हैं आ रहे हैं उनमें कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि ये सब राजनीतिक संरक्षण ऊपर मिलता है। देखिए मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि चूंकि मैं इस व्यवस्था में 38 साल करीब रहा हूँ और मैंने एक बड़ी कोशिश की कि चीज़ें सुधरें। मैंने एक बात देखी कि जब तक इस प्रदेश या देश से राजनीति, भ्रष्ट राजनीति, जब तक आप इस पर सुधार नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। मैं पुनः कहना चाहूँगा कि जब तक लोग बेईमानी के रास्ते से नेता बनेंगे, मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, पैसे की लूट करके और अपराधियों का संरक्षण लेकर, आपकी कानून व्यवस्था ऐसे ही चरमराई रहेगी, चाहे जितने नए कानून ला दीजिए। मैं आपको बताऊं, जिस समय एक गैंगस्टर एक्ट 1986 में लाया गया था, उस समय ये एक्ट जब लाया गया था तो मैं उस समय मुख्यमंत्री जी का ज्वाइंट सेक्रेटरी था, लेट श्री वीर बहादुर सिंह जी का। उस समय आपसे बता रहा हूँ पूरे प्रदेश में हंगामा था कि साहब ये एक्ट आ गया, अब तो लोगों का जीना दूभर हो जाएगा, और पूरे देश में हंगामा था। आज उस एक्ट को कोई पूछने वाला नहीं है। मैं स्पष्ट मेरा जो अनुभव वो ये है, इस देश में हम लोगों ने अपने नकारेपन और भ्रष्टाचार से, ब्यूरोक्रेसी का नकारापन भ्रष्टाचार और राजनीतिक नेतृत्व का नकारापन भ्रष्टाचार से, हम लोगों ने आईपीसी ऐसे एक्ट को भी शून्य कर रखा है। तो कोई भी नया एक्ट यहाँ बना लो, यहाँ कुछ नहीं होगा। मैं एक उदाहरण और दूं, जो आंख मूंद के बैठने की, एक अधिकारी हैं आईएएस के, जो सजा 2 साल उनको हो गई भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट से। कानून है, संविधान में 311 आर्टिकल कहती है कि अगर आप क्रिमिनल केस में सजा पा गए तो आप सेवा से बाहर हैं, ऑटोमेटिक। नेता की छिन जाती है एमपी और एमएलए की सीट, आज भी वो निलंबित दिखाया जाता है, वो सजा काट के वापस आ गया, उसको पूरी पेंशन दी जाएगी और उसको सेवा में आज भी रखा गया है। इसका कोई जवाब देगा? मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे, उसके जो प्रमुख सचिव जवाब देंगे। ये क्या मजाक आपने बना रखा है? कोई कानून का कोई मतलब ही नहीं। इसी तरीके से जैसा अभी हमारे और वक्ताओं ने कहा कि इतना खुला भ्रष्टाचार आपके प्रदेश में हो रहा है और आपको पता ही नहीं है। अरे आपकी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री जी आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब हैं और लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है, चीफ सेक्रेटरी साहब आपकी जिम्मेदारी है, आईजी साहब, एडीजी साहब, ये आपकी जिम्मेदारी थी। आप आंख बंद करके बैठे थे, क्या आप शामिल थे? इन दोनों में एक ही बात हो सकती है, या तो आप उसमें शामिल हैं या आप आंख बंद करके बैठे हैं। तो श्रीमान जी, आपको पब्लिक ने इसलिए नहीं बैठाया था कि आप आंख बंद करके बैठे रहें या उसमें शामिल हो जाएं, आपको इसलिए बैठाया था उनकी सेवा करिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी प्रधान सेवक अपने को कहते हैं, ये मुख्यमंत्री भी तो सेवक है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी तो सेवक है, चीफ सेक्रेटरी भी तो सेवक है। आप यही सेवा कर रहे हो कि चारों तरफ लूट मची हुई है, एक आदमी का रिश्वतखोरी के कारण उसको गोली मार दी गई और अभी भी आप सिर्फ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश करा रहे हो। 311(2) भी एक धारा है, उसमें तात्कालिक रूप से डिसमिस किया जा सकता है। इस आदमी को डिसमिस किया जाए जो एसपी है और जो डीएम का नाम आ रहा है उसको भी, और इसी के साथ इनको जेल भेजा जाए, तब जाके शायद कोई असर इस प्रदेश पे पड़ेगा और तब कुछ स्थितियां शायद सुधरें। बिल्कुल। वासन जी। दीपाली, सब मुझे लगता है कि जितने तरह के फैक्ट्स आए हैं हम लोगों के इस डिस्कशन में, इसके बाद अब कुछ बचता नहीं है। बचता एक ही चीज़ है कि
मुख्यमंत्री जी को अपना विल पावर दिखाना चाहिए और अपने विवेक से और अपने जो उनकी एक बेदाग छवि है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे उन सभी लोगों से मुक्ति पाने की कोशिश करनी चाहिए जो कि उनकी सरकार की छवि खराब कर रहे हैं और शासन और प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा और कोई विकल्प बचता नहीं है, वो चाहे IAS हो, IPS हो या किसी दूसरे सर्विस या कैडर के लोग हों, चाहे कोई भी अगर भ्रष्टाचार में दोषी पाया गया है या उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत हैं तो उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए, बिना ये चिंता किए कि संगठन की क्या राय है, संगठन मंत्री जी की क्या राय है या किसी प्रभारी मंत्री जी की क्या राय है। जिस तरह का संकेत आदरणीय सूर्य प्रताप जी दे रहे थे, हम सबको पता है, जो लोग उत्तर प्रदेश के कामकाज को देख रहे हैं और जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी को कामकाज करने की उस तरह की छूट नहीं है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री चाह के भी उन तमाम बेईमान और दागी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि अधिकारियों की तैनाती में भी मुख्यमंत्री जी को वह स्वतंत्रता हासिल नहीं है जो स्वतंत्रता की मायावती जी के टाइम में मायावती जी को हासिल थी। और विक्रम सिंह जी ने जिस तरह का काम किया था पुलिस महानिदेशक के रूप में या IG STF के रूप में, वो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। और हम फिर एक बार दोहराएंगे कि करीब 48,000 भर्ती घोटाला हुआ था, पुलिस भर्ती घोटाला, और उसकी जांच जिस तरह से विक्रम सिंह जी और विक्रम सिंह जी के नेतृत्व में 2 अधिकारियों ने, शैलजा कांत मिश्रा और सुलखान सिंह ने किया था, वो अपने आप में काबिले तारीफ था। ये अलग बात है कि अदालत से बहुत सारे मामले छूट जाते हैं, वो भी छूट गया क्योंकि इस बाद की जो सरकार थी उसको इफेक्टिव तरीके से पैरवी नहीं की। लेकिन ये सच है कि उस समय घोटाला हुआ था और ये सबको पता है कि उस समय मानदंड का पालन नहीं किया गया था। आज भी वही हो रहा है। जब एक पूर्व विधायक उस व्यक्ति से बातचीत में मान रहे हैं कि वो खुद लाचार हैं और वो धरने पर बैठना चाहते हैं, अब वह व्यक्ति बार बार कह रहा है और महोबा से लेकर और लखनऊ तक दौड़ लगा रहा है और इसके बाद भी उसकी बात नहीं सुनी गई और अंत में उसको गोली मार दी गई, तो इसके बाद बचता क्या है? गवर्नेंस कहाँ है? रूल ऑफ लॉ कहाँ है? तो ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अब जांच बहुत हो गई, अब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और एक कड़ा संदेश जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री कम से कम जीरो टॉलरेंस में भरोसा रखते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस पर भरोसा रखते हैं और वो करके दिखाएं, तभी जाकर विश्वास होगा जनता को भी। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, इसमें पूरा मिलाकर अगर लास्ट में देखें तो यहाँ पर सरकार पर ही सवाल उठ रहे हैं और उसकी जवाबदेही मुख्यमंत्री के ऊपर आती है। ऐसे में मुख्यमंत्री को अब देखना होगा किस तरीके से हैंडल करते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे चैनल के लिए टाइम देने के लिए और हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।